मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से जन सुलभ पुस्तकालय कुंवर नारायण जी पर एकाग्र का आयोजन कर रहा है और यह कार्यक्रम मित्रों कई दिनों तक चलेगा, अमूमन 3-4 मार्च तक। आज 19 फरवरी से लेकर कुंवर जी से जुड़े तमाम लोग जो उनके कार्यों से, उनके कार्यों के संपादन से, उनके अनुवाद से और किसी न किसी रूप में उनके जीवन से जुड़े हुए हैं, वे सब एक एक कर इस कार्यक्रम में आएंगे। हमारी कोशिश है कि इसके माध्यम से, इस एकाग्र के माध्यम से हम कुंवर जी को कुछ और बेहतर और व्यापक और सघन रूप में समझने की कोशिश करें। अमित क्रांतिवीर जी नमस्कार, तारावती मीणा जी नमस्कार, और सामने स्क्रीन पर दिख रहे हमारे कई साथी, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। कुंवर जी आप जानते हैं हिंदी और भारतीय साहित्य के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। कविता, कहानी, आलोचना, अनुवाद, सिनेमा, कई विधाओं में उनकी दखल है। तो एक एक कर हमारे वक्ता आपके समक्ष होंगे और शुरुआत आज मुझसे ही हो रही है। मेरी कोशिश एक अध्येता और एक आयोजक के रूप में यह रहेगी कि आज मैं अपने वक्तव्य में कुंवर जी के अधिकाधिक पक्षों को आपके समक्ष रख सकूं। इस बीच उन्हें लगातार पढ़ना, समझना और उन पर कुछ लिखना हो पाया है, तो उन सबों को मिलाकर मेरा वक्तव्य आपके समक्ष है। वह कैसा बन पड़ा है यह तो आप सुधी जन ही तय करेंगे। देवांशु पाल जी, कुमार विजय गुप्त जी, हार्दिक धन्यवाद। और हमारे तमाम साथी जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं लेकिन जिनके नाम पढ़ने में मुझे कुछ असुविधा होगी, उन सभी का भी धन्यवाद। सुनीता महेश्वरी जी अभिनंदन। मित्रों, समय को जाया न करते हुए हम क्रमशः कुंवर जी पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। मैंने इस आलेख का शीर्षक दिया है, अपने इस आलेख का, कुंवर नारायण एक बहुआयामी और बहुस्तरीय रचनाकार। कुंवर नारायण एक ऐसे आधुनिक कवि हैं जिन्हें परंपरा में प्रवेश करते हुए वहां से उसकी समकालीनता के कई तत्व ले आने में दक्षता हासिल है। वे मिथकों की दुनिया को एक एक कर हमारे समक्ष खोलते जाते हैं और उन्हें विचार और क्रियाशीलता के स्तर पर प्रासंगिक बनाते चलते हैं। मुझे लगता है कि कुंवर नारायण का कवि आजीवन अपने रचना कर्म में तमाम जीवन और जीवनेतर संबंधों पर विचार करता और लिखता हुआ लोगों तक पहुंचने में ही स्वयं को सार्थक पाता है। वे स्वयं से लेकर लोक तक पहुंचने की एक पूरी यात्रा करते हैं अलग अलग विधाओं में। वे लगातार मनुष्यता के ऊर्ध्वाधर प्रवृत्ति के
आग्रही कवि हैं। वे कविता और साहित्य को उदात्तता से युक्त मनुष्यता की एक सुरक्षित और आरक्षित जगह के रूप में देखते हैं। कविता पर लिखी अपनी कविता में वे इसे स्पष्ट तौर पर घोषित करते हैं कि कविता वक्तव्य नहीं, गवाह है। अपनी इस कविता पंक्ति को वे अपने कई संबोधनों में दोहराते हैं और अपने तई इसकी व्याख्या करते चलते हैं। वे अपनी इस कविता में कविता के रूप पर बात करते हुए आगे कहते हैं, ये कुंवर जी की पंक्तियां हैं, कोट कर रहा हूं। उसे कोई हड़बड़ी नहीं, उसे मतलब कविता को, उसे कोई हड़बड़ी नहीं कि वह इश्तहारों की तरह चिपके, जुलूसों की तरह निकले, नारों की तरह लगे और चुनावों की तरह जीते। वह आदमी की भाषा में कभी किसी तरह जिंदा रहे, बस। समझा जा सकता है कि वे कविता से कैसी अपेक्षा रखते हैं। किसी जीत हार की आकांक्षा से परे रहता कोई कवि ही अपनी कविताओं से ऐसी उम्मीद रख सकता है। महेंद्र जी, स्वागत है। कुमार विजय गुप्त जी लिख रहे हैं, सचमुच में आदरणीय कुंवर नारायण जी बहुआयामी और बहुस्तरीय साहित्यकार हैं। जी बिल्कुल। जीवन और उसकी बहुलता, भाषा और अस्तित्व में कविता उसी तरह धड़कती रहे जिस तरह हमारे शरीर के भीतर हमारा हृदय स्पंदित होता रहता है। कुंवर का रचना संसार उस कल्चरल ऑर्गेनिक होल की बात करता है। ध्यान दीजिए, उनके यहां मनुष्य की जिजीविषा तो है, मगर उसके साथ उसका मस्तिष्क और हृदय प्रदेश के निरंतर एक बृहत्तर रूप ग्रहण करते चले जाने की आकुलता भी है। प्रकृति की जैविकता और जैविकता की प्रकृति पर वे निरंतर विचार करते हैं। वे यकीनों की जल्दबाजी से बचना चाहते हैं। यकीनों की जल्दबाजी, इस नाम से उनकी कविता है। वे आशंका को, किसी भी आशंका को बुरा नहीं मानते, बल्कि उसे बेहद जरूरी मानते हैं। स्वागत है अपूर्व जी। वे स्थापनाओं के आक्रामक प्रचलित रुख में बहने नहीं लगते। वे किसी भी फॉर्मूले को इतनी जल्दी या शीघ्रता से स्वीकार करने की हिमायती नहीं है, बल्कि वे ठहरते हैं, वे सोचते हैं, उसकी आहटों को और उसके पीछे की शक्ति को पहचानते हैं। वे घोषणाओं में किसी को दोषी तो किसी को निर्दोषी, किसी को निम्नतर तो किसी को उच्चतर, किसी को तुच्छ तो किसी को महान बनाने के पीछे की प्रायोजित किसी कवायद को भली भांति समझते हैं और उससे अमूमन दूर ही रहते हैं। वे अपनी रचनाओं में परस्पर विरोधी युगल को एक साथ रखकर अपनी कविता को बड़ी और स्पष्ट करते हैं, मगर इससे आगे जाकर वे दो टूक शब्दों में अपना बयान भी देते हैं। उनकी कविता की कुछ पंक्तियां कोट कर रहा हूं। प्यार की भाषाएं कविता से, और विश्वास किया कि प्यार की भाषा सब जगह एक ही है, लेकिन जल्दी ही जाना कि वर्जनाओं की भाषा भी एक ही है। उनकी एक कविता है, मैं कहीं और भी होता हूं। उस कविता की अंतिम पंक्तियां हैं, पहुंचना चाहता हूं अंतरिक्ष तक, फिर लौटना चाहता हूं सब तक, जैसे लौटती हैं किसी उपग्रह को छूकर जीवन की
असंख्य तरंगे। कुंवर नारायण हिंदी या कहें भारतीय साहित्य के एक जरूरी हस्ताक्षर है। उदय भानु पांडे जी, आपका स्वागत है। आप लिख रहे हैं कवि की रचना प्रक्रिया की सशक्त विवेचना। जी आभार, धन्यवाद। कुंवर ने एक साथ कई विधाओं में लिखा, हर विधा में उतनी ही गंभीरता और तैयारी के साथ। उनके पहले कविता संकलन चक्रव्यूह का प्रकाशन 1956 में हुआ। तब वे 29 वर्ष की उम्र के थे। अज्ञे द्वारा संपादित तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 में होता है, जिसमें कुंवर भी शामिल है। इस महत्वपूर्ण सप्तक में उनके साथ जो अन्य कवि हैं आप जानते हैं, मगर यहां उनके नाम दोहराना कुछ आवश्यक है। कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्सायन, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह और विजय देव नारायण शाही। मित्रों, इस सप्तक में, तीसरे सप्तक में कुंवर जी की 21 कविताएं संकलित हैं। तीसरा सप्तक में आप जानते हैं तार सप्तक से लेकर तीसरा सप्तक तक जो उस संग्रह की, उन साझा संकलनों की संकल्पना थी, उसमें कवि का वक्तव्य और कवि की कविताएं इकट्ठा जाया करती थी। कुंवर जी की भी वो भूमिका और उनका वक्तव्य काफी उद्धृत हुआ है। निश्चय ही वह महत्वपूर्ण भी है, मगर समय को बचाते हुए और पुनरावृत्ति से बचते हुए मैं अपने आलेख के उस अंश को छोड़ रहा हूं और आगे बढ़ता हूं। निश्चय ही अपने रचनाकार के आरंभिक दौर से ही कुंवर नारायण अपनी रचना धर्मिता को लेकर स्पष्ट और प्रतिबद्ध नजर आते हैं। वे सृजनरत रहते हुए कुछ ऐसा मूल्यवान और मर्मस्पर्शी रच जाना चाहते हैं जिससे उन्हें सही अर्थ में कोई आध्यात्मिक संतोष प्राप्त हो। स्पष्ट है कि उनके लिए इस आध्यात्मिक संतोष का आलंबन धर्म नहीं बल्कि साहित्य ही है। हम कह सकते हैं कि वे आजीवन साहित्य की धर्म ध्वजा के तले साधनारत रहे। वे कई विधाओं में लिखते हुए प्रथमतः कवि हैं और उनकी कविताओं के पीछे की अंतर्दृष्टि और जिजीविषा काफी कुछ कहती है। यह विशेषता हमें उनके प्रबंध काव्यों में भी देखने को मिलती है। कुंवर नारायण अपने कवि रूप को लेकर शुरू से ही काफी सचेत और स्वाभाविक नजर आते हैं। वे अन्य विधाओं की ओर जाते हुए उनमें पर्याप्त हस्तक्षेप करते और जगह बनाते हुए बार बार कविता की ओर लौटते हैं। बंकिम जी लिख रहे हैं, वे वैश्विक चेतना के कवि थे। जी बिल्कुल। महेंद्र गगन जी लिख रहे हैं, मूल्यवान और मर्मस्पर्शी सही आकलन। जी आभार महेंद्र साहब। अमरेंद्र कुमार शर्मा जी स्वागत। वे कवि हैं, कुंवर कवि हैं, इसका एहसास, इसकी जिम्मेदारी उन्हें गहराई तक है और तभी वे ऐसा कर पाते हैं। विनोद भारद्वाज को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने यह बात स्वीकारी और कही है कि उनके लिए कविता लिखना एक अनिवार्यता है। गौतम से अपनी बातचीत में वे एक कदम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि वे शायद फिर कवि ही होना चाहेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है। अपने कवि पक्ष पर जन्म पार की ऐसी दृढ़ता, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। वे साहित्य के अध्येता रहे और समाज के लिए साहित्य के महत्व को भी आवश्यक मानते रहे। विनोद दास की उनसे हुई बातचीत में वे कहते हैं
कि साहित्य का जनवाद राजनीति के जनवाद से ज्यादा पुराना और व्यापक है। मित्रों, ये सभी इंटरव्यू आप मेरे साक्षात्कार 1999 में प्रकाशित संकलन में संकलित हैं और आप वहां से पढ़ सकते हैं और कुंवर जी को उनके विचारों के साथ समझ भी सकते हैं। कुंवर नारायण अक्सर इतिहास और मिथक के माध्यम से अपने आसपास को देखते हैं, जिससे कि उनकी रचनाओं के संदर्भ महत्वपूर्ण, पुरातन और बहुआयामी हो उठते हैं। इसलिए हमने अपने आज के इस आलेख का शीर्षक भी यही रखा। 1965 में प्रकाशित आत्मजयी से लेकर 2015 में प्रकाशित कुमारजीव तक उनके कुल 3 खंड काव्य इसके उदाहरण हैं। वे दर्शन में गहरे पैठ करने वाले रचनाकार हैं और उसको साहित्य की सरल और समझने लायक भाषा में, अनुभूतिजन्य भाषा में परोसते हैं, पुनर्प्रस्तुत करते हैं। वे दर्शन को कहीं ना कहीं एक आसान साहित्यिक रूप भी देते हैं, जिससे पाठक सहज ही जुड़ता हुआ चला जाता है। कुंवर ने भारत सहित विश्व की महत्वपूर्ण पुराकथाओं का गहरा अध्ययन किया और कालांतर में जो पुराकथाएं कुछ अछूती रह गईं बाद के प्रभावों से और कुछ पर प्रभाव भी पड़े धर्म के और अन्य स्थानीय स्तर पर, उसकी भी वो बात करते हैं। आत्मजयी की अपनी भूमिका में कुंवर इसे स्पष्ट करते हैं। वे ग्रीक पुराकथाओं की और भारतीय पुराकथाओं की तुलना करते हुए कहते हैं। सत्या मिश्रा जी नमस्कार। अमरेंद्र जी लिख रहे हैं, कुंवर नारायण ऐसे कवि व्यक्तित्व रहे जिन्हें खूब खूब प्यार किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, और तभी इस तरह के आयोजन उन पर अक्सरहा होते रहते हैं और जन सुलभ भी उस दिशा में ऐसी ही एक छोटी सी कोशिश कर रहा है। आत्मजयी की भूमिका में वे लिखते हैं, ग्रीक पुराकथाओं की ही तरह भारतीय पुराकथाएं भी आरंभ में रहस्यवादी ढंग की नहीं थीं। ध्यान दीजिए, मनुष्य और प्रकृति के बीच बड़े ही घनिष्ठ संबंधों का रोचक और जीवंत कथा रूप थी। लेकिन आज हिंदू धर्म और हिंदू पौराणिक अतीत को अलग कर सकना लगभग असंभव है, जबकि ग्रीक पुराकथाएं ईसाई धर्म और यूरोपीय रहस्यवाद से लगभग अछूती रही। हम जानते हैं कि आत्मजयी कठोपनिषद पर आधारित उनकी प्रबंध कृति है। नचिकेता उसका काव्य नायक है और नचिकेता को उसके पिता वाजश्रवा जब नचिकेता बार बार एक ही सवाल करता है, तुम मुझे किसको दे रहे हो, तुम मुझे किसको दे रहे हो, तो वह इस सवाल से तंग आकर और क्रोध में कहता है, मृत्यवे त्वा ददामी, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं। नचिकेता उनके आदेश का, अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए यमराज के द्वार पर पहुंचता है और संयोग से यमराज उस दिन वहां नहीं होते हैं। वह वहां पर 3 दिनों तक भूखा प्यासा रहता है और उनके आने की प्रतीक्षा करता है। यमराज जब आते हैं तो उसकी साधना से प्रसन्न होकर उससे 3 वरदान मांगने को कहते हैं और इस तरह नचिकेता आत्मज्ञानी होकर और तमाम तरह उनसे शास्त्रार्थ करके और उनसे मृत्यु और जीवन के संबंधों पर बातचीत करके वापस अपने पिता के पास लौटता है, इस दुनिया में आता है। जब वह यमराज से यह कहता है कि आप मुझे आत्मा, जीवन, मृत्यु के रहस्यों के बारे में बताएं, तब ऐसा नहीं है कि यमराज उसे तुरंत बतला देते हैं, बल्कि इसके विपरीत यमराज उसे
संपदा का, सुख सुविधा का प्रलोभन देते हैं कि तुम यह सब ले लो, मगर मुझसे इन सवालों के जवाब मत मांगो। मगर नचिकेता अपने प्रश्नों का उत्तर चाहता है। वह ज्ञान की दिशा में बढ़ा हुआ एक ऐसा ही हठी है जो कभी कुंवर को आकर्षित करता है। अंततः नचिकेता को यमराज के द्वारा सारे उत्तर प्राप्त होते हैं और आत्मज्ञानी नचिकेता वापस इस धरती पर आता है। मित्रों, कहने की यह आवश्यकता नहीं है कि नचिकेता जैसे चरित्र को लाकर और उसे केंद्र में रखकर कुंवर नारायण मूलतः अपने अंतर्द्वंद्वों को ही समझने और उसे अभिव्यक्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हर कवि ऐसा ही करता है। शुरू से ही अपनी कविताओं में सामान्यतः और अपने खंड काव्यों में विशेषकर मृत्यु और जीवन के अंतः संबंधों को कुंवर व्याख्यायित करते चलते हैं। हम पाते हैं कि बाजश्रवा के बहाने, जो उनका दूसरा खंड काव्य है, भौतिकता और लिप्सा में रत आधुनिक पिता को कुंवर यहां उकेरते हैं। कह सकते हैं कि नचिकेता एक बृहत्तर जिज्ञासा का व्यक्ति है। नचिकेता के माध्यम से कही गई कवि की पंक्तियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, और जब भी हम विचार, सत्ता और संसाधन उपयोग आदि को लेकर एकाग्र ही, मतलबी और हठी होंगे, तब तब ऐसी पंक्तियां हमें राह दिखाती रहेंगी। नरेश अग्रवाल जी नमस्कार। वो पंक्तियां मैं कोट करता हूं। असहमति को अवसर दो, सहिष्णुता को आचरण दो, कि बुद्धि सिर ऊंचा रख सके, उसे हताश मत करो, काइयां स्वार्थों से हराकर, अभिनय को स्थापित मत करो, अभिनय को स्थापित मत करो, उपेक्षा से खिन्न न हो जाए कहीं मनुष्य की साहसिकता। अमित क्रांतिवीर उन पर रिसर्च कर रहे हैं और वे लिख रहे हैं, कुंवर नारायण आत्मजयी की भूमिका में एक महत्वपूर्ण तथ्य रेखांकित करते हैं। आत्मजयी मूलतः जीवन की सृजनात्मक संभावनाओं में आस्था के पुनर्लाभ की कहानी है। बिल्कुल जी। वाजश्रवा के बहाने अपने इस दूसरे खंड काव्य में कवि यही कोई 40 वर्ष पूर्व लिखे अपने पहले खंड काव्य आत्मजयी की अपनी थीम पर पुनः लौटता है। सत्या मिश्रा की प्रतिक्रिया है, मैंने एमए में पढ़ा कुंवर जी को, आज आपसे पुनः उनके बारे में सुना, धन्यवाद। जी शुक्रिया सत्य मिश्रा जी। मित्रों, हमारे बीच ऐसे कई लेखक, कलाकार और आम जन भी हैं जो मृत्यु से जीवन की ओर बढ़ते हैं। यह बहुत स्वाभाविक है और हम सबके साथ भी ऐसा घटता है। हम सभी लोग कहीं न कहीं मृत्यु और जीवन को एक साथ रख कर देखते ही हैं। कम से कम भारतीय संस्कृति तो ऐसे उदाहरणों से पटी पड़ी है। वाजश्रवा के बहाने जो उनका खंड काव्य है, उसकी भूमिका में कुंवर लिखते हैं, आज से लगभग आधी सदी पहले का वह दशक याद आता है जब मैंने मृत्यु को अचानक बहुत नजदीक से जाना था। बाद के वर्षों में जीवन को कुछ ज्यादा नजदीक से जाना। यादों में दोनों अनुभवों की एक मिलीजुली उपस्थिति है। जीवन का अपना सम्मोहन होता है जो मृत्यु के संत्रास के बावजूद हमें जीने की शक्ति देता है। आत्मजयी के कवि की वाजश्रवा के बहाने तक की यह यात्रा उसके प्रबंधकीय तत्वों से युक्त कवि की यात्रा तो है ही, साथ ही मृत्यु के बोध से जीवन के कर्म की ओर बढ़ती उसकी यात्रा भी है। ध्यान दीजिए, मृत्यु के बोध से जीवन के कर्म की ओर बढ़ती उसकी यात्रा भी है।
कवि लिखता है, आत्मजयी में यदि मृत्यु की ओर से जीवन को देखा गया है तो वाजश्रवा के बहाने में जीवन की ओर से मृत्यु को देखने की एक कोशिश है। कभी अपने देखने के एंगल को बदल देता है, देखने के दृष्टिकोण को पलट कर देखता है। यह देखना भी एक बड़े रचनाकार का कितना महत्वपूर्ण देखना हो सकता है, हम समझ सकते हैं। वाजश्रवा खंड काव्य 2 खंडों में है, नचिकेता की वापसी और वाजश्रवा के बहाने। ये जो इन खंडों के जो अध्याय हैं वे भी काफी रोचक हैं। अमित क्रांतिवीर लिख रहे हैं, मृत्यु इस पृथ्वी पर जीव का अंतिम वक्तव्य नहीं है। कुंवर नारायण को उद्धृत कर रहे हैं, जी शुक्रिया। नचिकेता की वापसी के अध्यायों के नाम सुनते चले, आह्वान, कवियो मनीषा, असंख्य नामों के ढेर में उसे याद आने लगे अपने कई जीवन, वह उदय हो रहा पुनः। इस सभी अध्यायों के नाम ही हमें इस खंड काव्य को पढ़ने के लिए आकर्षित करते हैं। एक अन्य आरंभ, वे 2 लगते हुए भी एक ही थे, सुदूर अतीत में पिता से गले मिलते। आह्वान अध्याय में प्राणों को बार बार लौट आने का आह्वान किया गया, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही काव्यात्मक तरीके से। वह जाने कहां कहां चला गया था, वह जहां जहां गया है हर जगह से उसके पुनः लौटने का आह्वान है। कुछ पंक्तियां देखें, लौट आओ प्राण पुनः हम प्राणियों के बीच, तुम जहां कहीं भी चले गए हो हमसे बहुत दूर, वात में निर्वात में, निर्झर में निपात में, व्याप्ति में समाप्ति में, लौट आओ प्राण पुनः हम प्राणियों के बीच, तुम जहां कहीं भी चले गए हो। इसी तरह वाजश्रवा खंड के जो अध्याय हैं उनके भी नाम सुनते चलें। विस्तार से यहां चर्चा संभव नहीं है, चूंकि यह एक विहंगम दृष्टि में डाल रहा हूं, तो कम से कम ये अध्यायों के नाम इसलिए भी सुना रहा हूं कि आप में से जो लोग इसे पढ़ेंगे या पुनः पढ़ेंगे उनके लिए कुछ आकर्षक हो। उदय भानु जी लिख रहे हैं, कुंवर जी के बचपन का एक हिस्सा बलरामपुर में बीता था, जिसकी मिट्टी कविता के लिए बहुत उर्वर है। जी बिल्कुल। पंकज बोस लिख रहे हैं, आत्मजयी और वाजश्रवा के बहाने एक तरह से पूरक कृतियां हैं। जी आप सही कह रहे हैं। वाजश्रवा के बहाने के अध्याय भी, उनके नाम भी हमें उन अध्यायों की ओर, उन पंक्तियों की ओर आने को आकर्षित करते हैं। मसलन, एक व्यामोह का अंत, उपरांत जीवन, अच्छा हुआ तुम लौट आए, जब मैं व्यस्त था तुम्हें खोकर मैंने जाना, पुनः एक की गिनती से अपनी सोच को सोचता है एक मैं, अपना वह दूसरापन, 3 रातें, और यह अवसान नहीं शब्दों का परिसर। तो ये देखते हैं कि किस तरह से पिता पुत्र के संबंधों के बहाने वे कितनी तरह की बातें करते हैं और कितने तरह के अंतर्द्वंद्वों को उकेरते हुए मिथकों की समकालीनता को सिद्ध करते हैं, उन्हें पुनः अपने हिसाब से प्रासंगिक बनाते हैं। रजत कृष्ण जी लिख रहे हैं, हृदय स्पर्शी कविता। जी बिल्कुल। अब हम उनके तीसरे खंड काव्य कुमार जीव पर भी कुछ चर्चा कर लें, जो 2015 में प्रकाशित हुआ। कुमार जीव, जैसा कि आप जानते हैं, चीन के बौद्ध विद्वान थे, अनुवादक थे, और उनके पिता भारतीय मूल के ही थे, मां चीनी थी। कुमार जीव के पिता कुमारायण को ऐसा माना जाता है कि वे संभवतः कश्मीर से थे और उनकी मां चीन की एक राजकुमारी थी। कुमार जीव को केंद्र में रखकर कुंवर नारायण काफी कुछ लिखते हैं, और कई बार हम देखते हैं नचिकेता को केंद्र में लें,
कुमारजीव को केंद्र में लें, कवि निश्चय ही स्वभावतः और संघर्ष के स्तर पर भी उनसे अपने को एकाग्र करता चलता है। तभी इनके बहाने से वह अपनी बात कह रहा होता है। वह किसी पूरा कथा को हमारे समक्ष हूबहू रखने का उपक्रम नहीं कर रहा होता है, बल्कि उसके बहाने वह अपने ही अंतर्द्वंद्वों को किसी न किसी मिथक के साथ जोड़कर उसे एक बृहत्तर रूप देता हुआ चलता है। कुंवर नारायण अपनी कविताओं पर, अपनी रचनाओं पर, किसी भी विधा में लिखें, सिनेमा पर लिखें, कहानी लिखें, पर्याप्त मेहनत करते हैं। और जब खंड काव्य की बात आती है तब तो उनकी मेहनत बरसों बरस की होती है। चाहे आप उसके प्रकाशन से जोड़कर न देखें, क्योंकि वे प्रकाशन को लेकर बिल्कुल ही जल्दी नहीं करते, बल्कि काफी हद तक उदासीन भी रहते हैं। वह उदासीनता लेखक की कोई निष्क्रिय उदासीनता नहीं है। उसे शायद यह लगता हो कि हम इसे और बेहतर और बेहतर और परिपक्व कर सकें। इसलिए प्रकाशन के माध्यम से हम उनके श्रम को सिर्फ नहीं समझ सकते हैं, चूंकि वे जानबूझकर एक लंबा अंतराल रखते हैं। कुमारजीव खंड काव्य भी उनकी इसी साधना का एक फल है। ये वही कुमारजीव हैं जिन्होंने 300 से अधिक बौद्ध धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया और उस पर अपनी टीका टिप्पणी की, और बौद्ध धर्म की महायान शाखा के प्रचार प्रसार में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। कुमारजीव के समय का, उनके समय का जो सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन था, वह कई तरह की हलचलों से भरा हुआ था। काल और जीवन की उन तमाम अस्थिरताओं के बीच कुमारजीव अविचलित भाव से अपने कार्य में लगे रहे। कुंवर को उनकी यह साधना आकर्षित करती है और इस खंड काव्य को लिखने के लिए प्रेरित करती है। कुमारजीव के इस समन्वय कौशल और धैर्य ने हमारे कवि को प्रभावित किया। प्रतिकूल परिस्थितियों में कुमारजीव का इतना बड़ा अवदान, इतना बड़ा जो उनका अवदान रहा, 300 से अधिक ग्रंथों के अनुवाद का और टीका टिप्पणी का, और महायान की प्रचार प्रसार की व्यवस्था से जोड़ने का, निश्चय ही कुंवर जी जो हैं वो उनसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सके। कुमारजीव के लिए जब वे कैशोर में थे, तब किसी अरिहंत ने यह भविष्यवाणी की थी कि अगर यह लड़का विवाह न करे तो एक बहुत बड़ा उपदेशक बन सकता है। मगर कुमारजीव विवाह करते हैं और उपदेशक तो नहीं, अनुवादक जरूर बनते हैं, और वे जानबूझकर ऐसा करते हैं। उन्हें लगता है कि इंद्रियों पर नियंत्रण से कहीं अधिक जरूरी है कि हम ज्ञान के प्रकाश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके। आजीवन ज्ञान के आलोक से वह अपने परिवेश को आलोकित रखना चाहते थे। लिंग, धर्म, धन आदि के आधार पर ऊंच नीच की किसी भी श्रेणी को कुमारजीव अस्वीकृत करते हैं। उनके लिए दुनिया में सिर्फ दो ही श्रेणी है, ज्ञानी और अज्ञानी का। लेकिन जरा रुकिए, वे ज्ञान के आकाशीय वायवीय अभिमान में जीते हुए कोई व्यक्ति नहीं है, कोई महाज्ञानी या पंडित नहीं है, बल्कि न ही वे अज्ञानियों को हेय की निगाह से देखते हैं, बल्कि उन अज्ञानियों तक भी ज्ञान के अपने दिए को लेकर पहुंचते हैं। वह कुमारजीव बराबरी को समुत्सुक एक नायक है। ध्यान दीजिए, कुमारजीव बराबरी को समुत्सुक एक नायक है। वही बराबरी और समता जिसके पैरोकार कुंवर नारायण आजीवन रहे, अपने साहित्य को उसी के आसपास रचते रहे। कुमारजीव
एक अनुवादक के रूप में भिन्न भाषाई संस्कृतियों के बीच सेतु बनता है। और इस तरह से जब उन्हें यह लगता है कि संस्कृत के जो शब्द संस्कृत के जिन शब्दों में संगीत का प्रभाव है वह अनुवाद में, चीनी भाषा में अनुवाद होते हुए उस तरह से ध्वनित नहीं हो रहा है, तब वह महान चीनी भाषा में भी यथावश्यक परिवर्तन करते हैं। और मित्रों, लोग उनके इस परिवर्तन को स्वीकारते भी हैं। तो जाहिर है कुमार जीव का यह चरित्र, उनका यह काम कुंवर नारायण की दृष्टि में हमेशा रहा। और यह हिंदी साहित्य के लिए अच्छा हुआ कि उन्होंने कुमार जीव पर ऐसा महत्वपूर्ण खंड काव्य रचा। कुमार जीव जीवन में नकारात्मक पक्षों पर अपनी ऊर्जा को व्यय करने से बचते हैं। वे किसी भी सीधी मुठभेड़ से बचते हैं। कुछ लोग इसमें उनकी कायरता भी देखते हैं, मगर जरा ध्यान दीजिए कि अगर वे ऐसा नहीं करते, या आज का कोई ऐसा व्यक्ति जो नकारात्मक शक्तियों की जगह सकारात्मक शक्तियों की ओर अपनी ऊर्जा को सुचारू रखता है, तो क्या वे इतना काम कर पाते? अमित क्रांतिवीर लिख रहे हैं, कुमार जीव 2015 कुंवर नारायण के सृजन कर्म का महत्वपूर्ण काव्यात्मक पड़ाव है। इसमें कवि ने अप्रतिम बौद्ध अनुवादक कुमार जीव के जीवन संघर्ष को सृजनात्मक भाषा द्वारा अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति दी है। कोई भी बुद्ध या कुमार जीव कभी मरता नहीं, वह एक विचार का जीवन है। जी बिल्कुल, आप सभी मित्र जुड़े हुए हैं, अच्छा लग रहा है। मित्रों, मिथकों की दुनिया, कुंवर जी के यहाँ मिथकों की दुनिया सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप और उसकी संस्कृति तक सीमित नहीं रही है, बल्कि उनमें वैश्विक दुनिया के कई मिथक आसानी से और सहजता से प्रवेश करते चलते हैं। ट्यूनीशिया का कुआं शीर्षक कविता की हम इन पंक्तियों को देख सकते हैं। कोट, ट्यूनीशिया में एक कुआं है, कहते हैं उसका पानी धरती के अंदर ही अंदर उस पवित्र कुएं से जुड़ा है जो मक्का में है। ऐसी और कई कविताएं हैं जहां विश्व भर की कई मिथक आसानी से आते हैं और अपनी एक प्रासंगिकता को हमारे समक्ष रखते हैं, अपनी प्रासंगिकता को इस आधुनिक युग में भी सिद्ध करते हैं। महाभारत, रामायण, पुराण, उपनिषद और विदेश के विभिन्न धर्म ग्रंथों से, पुरा कथाओं से कुंवर अपने लिए प्रसंग चुनते हैं और उन पर अपनी दृष्टि से समसामयिकता के प्रश्नों से जूझते हुए काम करते हैं। रजत कृष्ण लिख रहे हैं, विषय वस्तु का गहन विश्लेषण। जी शुक्रिया रजत कृष्ण जी। कुंवर किसी साहित्यिक गुटबाजी से दूर रहते हुए कैसे कोई सर्वमान रह सकता है, इसके उदाहरण हैं। निजी जीवन में उन्होंने कई ताने और दुख सहे, संघर्षों का सामना किया, मगर साहित्यिक दुनिया में अमूमन उन्हें एक स्वीकारोक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। फिर भी बीच बीच में जब कुछ लोग उन्हें किसी खेमे तक सीमित करना चाहे, ऐसे अवसरों पर कुंवर की आत्म दृढ़ता का यथावसर उन्हें एहसास भी हुआ। हम कह सकते हैं कि कुंवर मृदुभाषी थे, कमजोर और लचीले नहीं। उनकी चुप्पी स्वयं में भरोसा करते एक कृतिकार की चुप्पी है। वे अपने एक इंटरव्यू में कहते भी हैं कि कोई भी रचनाकार, वे अपने लिए भी कहते हैं और किसी भी बड़े रचनाकार पर यह बात लागू हो सकती है कि वह समय और प्रति समय में रहता है। जो रचनाकार का भौतिक समय है, वो कुमार जीव के संदर्भ में भी यह बात कहते हैं, या अपने लिए भी कुमार जीव के माध्यम से अपने लिए भी कहते हैं कि जो हमारा समय है
जिसमें हमारा भौतिक शरीर है, हमारी भाषा है, हमारा मन है, हमारा मस्तिष्क है, वह तो रह रहा है, यह हमारा समय है। और प्रति समय हमारा वह है जो हमारी रचनाओं के माध्यम से आगे के लिए भी स्थायी है, आगे के लिए भी जीवित है, आगे के लिए भी संप्रेषणीय है। कुंवर नारायण अपने समय और प्रति समय को लेकर एक सजग रचनाकार है। वे पारदर्शी व्यक्तित्व के स्वामी रहे। बहुत कम ऐसे सर्जक होते हैं जो अपनी रचना और अपने जीवन में इस तरह की अभेदता को स्थापित कर सकें, जहां कोई भेद न रह पाए, जहां भेद विलुप्त हो जाए। कुंवर जी यह कर पाए। उनकी वैज्ञानिक और दार्शनिक सोच उनकी रचनाओं में अभिव्यक्त है। उनका सर्जक देश की आजादी के साथ सक्रिय होता है और 20वीं शताब्दी के कई दशकों से होता हुआ 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक के उत्तरार्ध तक सक्रिय रहता है। उनकी जितनी कृतियां प्रकाशित हैं हम सबकी जानकारी में हैं, और उनका लिखा हुआ अभी भी काफी कुछ अप्रकाशित है जो निश्चय ही क्रमशः प्रकाश में आएंगी, और ऐसी उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं। महेंद्र गगन जी लिख रहे हैं, सभी घरानों घेरों से बहुत ऊपर थे कुंवर जी। जी बिल्कुल महेंद्र साहब। उदय भानु पांडे जी लिख रहे हैं, कविता में मिथक के प्रयोग पर समीचीन टिप्पणी। जी आभार पांडे साहब, आपका स्नेह है। मित्रों, इस बात को थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं और हम उनकी कुछ और रचनाओं पर बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके रचना समग्र को पर एक विहंगम दृष्टि डाल पाएं। आप जानते हैं कि चक्रव्यूह उनका पहला कविता संग्रह है जो 1956 में प्रकाशित हुआ, और सब इतना असमाप्त उनका 7वां कविता संग्रह है जो 2018 में प्रकाशित हुआ। जब मैं कविता संग्रह की बात कर रहा हूं, इन 7 कविता संग्रहों की, तो इसमें उनके 3 खंड काव्यों को अलग रखकर बात कर रहा हूं। आकारों के आसपास और बेचैन पत्तों का कोरस उनके 2 कहानी संग्रह हैं जो क्रमशः 1971 में और 2018 में प्रकाशित हुए। आलोचना के क्षेत्र में भी कुंवर के काफी कार्य हैं और उनकी 3 पुस्तकें हैं, आज और आज से पहले 1998, दिशाओं का खुला आकाश 2012, रुख 2014, और एक निबंध संग्रह है उनका शब्द और देशकाल 2013। विश्व सिनेमा पर वे लगातार लिखते रहे। विनोद भारद्वाजी, प्रयाग शुक्ल, रघुवीर सहाय, निर्मल वर्मा, इन सब के साथ विभिन्न फिल्म महोत्सवों में जाते रहे और अपने हिसाब से लखनऊ में रहें, दिल्ली में रहें, बाहर जाएं, अपनी रुचि के सिनेमा से जुड़ते रहे और उन पर टिप्पणी करते रहे। उसका भी एक संकलन लेखक का सिनेमा नाम से प्रकाशित है जो वर्ष 2017 में आया। इसी तरह कुंवर नारायण जो कुमार जीव जैसे अनुवादक पर इतना बड़ा खंड काव्य लिख चुके हैं, तो वे स्वयं भी अनुवादक की भूमिका में भी रहे और उन्होंने विश्व के 30 कवियों की कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया, जिस संग्रह का नाम है न सीमाएं न दूरियां। यह संग्रह 2017 में प्रकाशित हुआ। और जब वे साहित्य अकादमी संवत्सर व्याख्यान में के 14वें अवसर पर बोल रहे थे, तो उनके उस विस्तृत वक्तव्य की एक पुस्तिका भी प्रकाशित हुई, साहित्य के कुछ अंतर विषयक संदर्भ। यह पुस्तिका वर्ष 2003 में प्रकाशित हुई। इस बीच गोविंद गौतम जी लिख रहे हैं, मैं एक बार पढ़ लूं। मित्रों, मैं यह कमेंट इसलिए भी पढ़ता हूं कि आप जानते हैं जन सुलभ के सारे लाइव यूट्यूब पर अपलोड होते हैं, वहां ये कमेंट नहीं दिखते हैं, इसलिए समय निकालकर
मैं स्वयं अभी मिल रही प्रतिक्रियाओं को यहाँ पढ़ लेता हूँ ताकि वे वहाँ भी दर्ज हो सकें। जन सुलभ पर आने वाले आप सभी वक्ताओं से भी मेरा यह निवेदन रहेगा कि अगर संभव हो और उन्हें सुविधा हो तो ऐसा अवश्य करें, ताकि जब यह वीडियो YouTube पर जाए तो वहाँ भी हमारे साथियों के, रचनाकारों के, भावुकों के कमेंट्स उपलब्ध रह सकें। गोविंद जी लिखते हैं, कुंवर जी की मिथकों के प्रति दृष्टि को समावेशी समझा जाना चाहिए, जिसमें मनुष्यता इतनी सुंदरता से गुम्फित एवं गुंजित है कि उनमें विविध परंपराओं एवं स्रोतों को एक सूत्रता से पिरोया गया है। कुंवर जी की कविताओं में वैविध्य है, किंतु अद्भुत रूप से अद्वैत की तरफ अग्रसर है, जहां मनुष्य दूसरे अस्तित्वों के प्रति करुण और गरिमापूर्ण आचरण को प्रधानता दे सके, क्योंकि बकौल उनके कोई दूसरा नहीं। जी शुक्रिया गोविंद गौतम जी। डॉक्टर मीनाक्षी स्वामी जी नमस्कार। अपने पहले कविता संकलन चक्रव्यूह में कुंवर जी इस किताब को 4 खंडों में व्यक्त करते हैं। लिपटी परछाइयां, चिटके स्वप्न, शीशे का कवच और चक्रव्यूह। हम देखते हैं कि ऐसा वे अपनी अधिकांश पुस्तकों के साथ करते हैं। वे खंडों में अपनी पुस्तक को बांटते हैं और ऐसा वे सायास करते हैं। इसके पीछे उनके रचनाकार की एक व्यवस्था दिखती है और इसके माध्यम से वे पाठकों के लिए एक सुविधा भी उत्पन्न करते चलते हैं। शंपा शाह जी स्वागत है। आप लिख रही हैं, साहित्य के अलावा कला की अन्य विधाओं, सिनेमा, संगीत, चित्रकला की भी गहरी समझ थी कुंवर नारायण जी को। जी बिल्कुल। चारों खंडों के इनाम मित्रों, हर खंड की उनकी शुरुआती कविताएं हैं। इस संग्रह में कुछ प्रेम कविताएं भी हैं। मैं एक वानगी के लिए सृजन के क्षण नाम की उनकी एक प्रेम कविता को यहां रख रहा हूं। उनकी कुछ पंक्तियों को, अंतिम पंक्तियां हैं सृजन के क्षण की। दामनी की कसमसाहट से जलद जैसे चिटकता, दामनी की कसमसाहट से जलद जैसे चिटकता, रौंदता हर अंग प्रतिपल, फूट कर आवेग बहता, एक मुझ में रागनी है जो कि तुझसे जागनी है, जो कि तुझसे जागनी है। परिवेश हम तुम 1961 उनका दूसरा कविता संग्रह है। इसका समर्पण भी वे बिल्कुल काव्यमयी पंक्तियों से करते हैं। उसका अंतिम हिस्सा उस समर्पण का, उजड़े घर के हिस्से इधर उधर फेंके से, अर्थ व्यथित युग पीड़ित बहिष्कृत, कृत्रिमता परित्याग, भिक्षु शब्द भटक रहे द्वार द्वार, भिक्षा दो कृपा दृष्टि, यूं ही स्वीकार करो सुहृद जनों यह वाणी, ज्ञानी अभिमानी एकाकी मन की पुकार। इन पंक्तियों में कुंवर की नम्रता और रचनाकार का स्वाभिमान दोनों हमें सहज ही दिखाई पड़ता है। और इस संग्रह की भूमिका में भी वे चक्रव्यूह से एक कविताएं किस तरह भिन्न है इस पर विस्तार से बात करते हैं। मैं जानबूझकर उस अंश को छोड़ रहा हूं ताकि हम उनकी अन्य कृतियों की ओर भी लौट सकें। मित्रों, परिवेश हम तुम की समीक्षा मुक्तिबोध ने की थी, जो श्रीकांत वर्मा की पत्रिका कृति के दफ्तर में कहीं खो गई थी। बाद में उसे माध्यम पत्रिका के नवंबर 1964 के अंक में यथावत छापा गया, जो निश्चय ही अधूरा ही था। और यह उनकी मुक्तिबोध की यह समीक्षा जो उन्होंने परिवेश हम तुम पर लिखी थी, को आप मुक्तिबोध रचनावली के खंड 5 में पढ़ सकते हैं। कोई दूसरा नहीं कविता संग्रह कुंवर नारायण का एक महत्वपूर्ण कविता संग्रह है, जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यहां जल्दी में अजीब वक्त है, क्या वह नहीं होगा
सरीखी कविताएं हैं और अपने इस संग्रह में अपने पूर्ववर्ती संग्रहों की ही तरह या उससे कुछ अधिक तीव्र रूप में कवि अपने समय से टकराता है, समकालीन विसंगतियों पर तंज कसता है। और आप देखते हैं जो उस समय भी वह समस्या घनीभूत थी और आज भी वह कमतर नहीं है, भारत से प्रतिभा पलायन की और भारत के संसाधनों के विदेशियों द्वारा दोहन की। इस समस्या पर भी उनकी एक कविता है। शंपा जी लिख रही हैं, कुंवर जैसे बहुआयामी साहित्यकार के ऊपर समभाषणों की श्रृंखला आयोजित कर उन्हें याद करने के लिए साधुवाद। जी शुक्रिया शंपा जी। तो भारत से प्रतिभा पलायन और भारत के संसाधनों के दोहन पर लिखी यह कविता है, क्या वह नहीं होगा। यहां कवि आशंकित है और उस आशंका में लिखता है, क्या फिर वही होगा जिसका हमें डर है, क्या फिर वही होगा जिसका हमें डर है, क्या वह नहीं होगा जिसकी हमें आशा थी। और इसी कविता के अगले हिस्से में कुंवर नारायण का रचनाकार आक्रोशित हो उठता है और वे लिखते हैं, और हम क्या इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें गर्व से दिखाते रहेंगे अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे। आप जानते हैं कि कवि की चिंता सचमुच के जो विकास कार्य हैं, सचमुच के जो जन कार्य हैं, उसकी ओर अधिक है। इसी संग्रह में उनकी एक कविता है पुनश्च, जिसमें हम कवि की भीतरी बनावट को कुछ बेहतर रूप से समझ सकते हैं। पुनश्च कविता और ऐसी दूसरी कविताएं इस बात की गवाही देती हैं कि कुंवर किसी भी बनी बनाई राह पर चलने से इनकार करते हैं। वह कुंवर का रचनाकार किसी भी सरलीकरण में जीना नहीं चाहता। वे लिखते हैं, और अंतिम बार लड़खड़ाकर गिरने से पहले, और अंतिम बार लड़खड़ाकर गिरने से पहले मैं कामयाब होना चाहता हूं फिर एक बार जीने में। मित्रों, अभी हमने कुछ देर पहले उनकी आलोचना की बात की थी, तो उसी में एक महत्वपूर्ण कृति है आज और आज से पहले। जैसा कि हमने पहले भी बातचीत की कि यह पुस्तक भी 4 खंडों में वर्णित है। 4 खंडों में यहां कुंवर जी के आलेखों को हम पढ़ सकते हैं। इस किताब में कुंवर जीवन और साहित्य, अतीत और परंपरा, आधुनिकता और सार्वभौमिकता, समकालीन मनुष्य और उसके नैतिक आयाम, रोमांटिसिज्म और समकालीनता, जनरुचि और कविता की भाषा, सामाजिक यथार्थ और कविता का आत्मसंघर्ष, पाठक और नई कविता रूप और कथ्य, कविता में मानवीय संबंधों के आधार जैसे कई जरूरी विषयों पर अपनी बात लिखते हैं, अपनी बात रखते हैं। यहां वे जयशंकर प्रसाद, निराला, अज्ञेय आदि की रचनाओं पर भी समुचित रूप में और पूर्वाग्रह मुक्त होकर विचार करते हैं। उनकी आलोचकीय दृष्टि हिंदी पत्रिकाओं में पुस्तक समीक्षा के परिदृश्य पर भी जाती है। वे बिल्कुल समसामयिक रूप से जागरूक और उन परिस्थितियों का भी अवलोकन करने से नहीं चूकते। एक लेखक को समझने में जो उनकी भूमिकाएं हैं पुस्तकों की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहां भी इस किताब में भी वे पूरी सदी को, 20वीं सदी को एक पुस्तक के रूप में देखते हैं जो अवसान पर है। कुंवर लिखते हैं, लगभग एक किताब की तरह समाप्ति पर है अब 20वीं सदी। मैं गोवा में एक होटल में था और कुछ प्रलोभन का शिकार हुआ और उनके कुछ कूपन देखे और मैं ठगा भी गया। और बाद में जब मैंने कहा कि यहाँ तो कुछ नहीं मिला, तो उस जो उसकी प्रतिनिधि थी विक्रय की, उसने कहा कि आप होटल में आए हैं तो आपको होटल के ही कूपन मिलेंगे।
तो वैसे ही एक कवि, एक रचनाकार सदी को भी अपनी रचनाओं की तरह ही देखता है। वह 20वीं सदी को एक समाप्त हो रही किताब के रूप में देखता है। वे लिखते हैं, कोट, इसके अंतिम दशक को हम किसी महागाथा के अंतिम परिच्छेद की तरह पढ़ सकते हैं। उत्तर उपनिवेशवाद, उत्तर संरचनावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर मार्क्सवाद, मानो एक उत्तर कथन में पूरी सदी अपना सार संक्षेप दे रही हो। एक बार तो ऐसा लगता है गोया 20वीं सदी ने हमें अपने इतिहास से ही मुक्त कर दिया हो। पुराने अनुबंधों से छूटकर हम अब एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां से नई राहें फूटती हैं और हम सहसा तय नहीं कर पा रहे कि हमारे लिए कौन सा रास्ता ठीक है। संकट दिशाहीनता का उतना नहीं जितना शायद ढेरों विकल्पों में से किसी एक या दो को चुनने का है। आसान यह भूमिका मैं जानबूझकर पढ़ रहा हूं क्योंकि इसमें भी हम कुंवर नारायण के व्यक्तित्व को समझने के कुछ सूत्र पाते हैं। आसान फैसला तो यही जान पड़ता है कि जिधर सब जा रहे हम भी उसी तरफ चलें। सब अगर पश्चिम के पीछे पीछे या इर्द गिर्द चल रहे तो सबके साथ चलने का सीधा मतलब निकलता है दुनिया के साथ चलना। लेकिन दुनिया का मतलब अब न तो सिर्फ पश्चिम रह गया है, न सबके साथ चलने का अर्थ सबकी तरह हो जाना है। तो ऐसी बारीकियों में जीवन जीते हुए और इस तरह के सूक्ष्म विवेचन के साथ हम कुंवर के रचना जगत को पाते हैं, जहां वे लिखते हैं कि सबके साथ चलने का अर्थ सबकी तरह हो जाना नहीं है। वे हर तरह के सरलीकरण से बचते हैं। और अब मैं कुछ बात उनकी एक और पुस्तक लेखक का सिनेमा जो 2017 में प्रकाशित हुई उसमें भी वे कई बातें लिखते हैं और कई तरह के सिनेमा से जुड़े उनके आलेख हैं, तो वो आप निश्चय ही उनको पढ़ सकते हैं। वहाँ भी अभी जैसे हमने उनकी इस आलोचना की पुस्तक में 20वीं सदी पर टिप्पणी देखी, लेखक का सिनेमा किताब में भी वे 20वीं सदी पर टिप्पणी करते हैं। कुंवर नारायण के यहाँ 20वीं सदी बहुत ही हलचलों से भरी हुई सदी है, जो कि निश्चय ही है हम सभी के लिए है। मगर एक रचनाकार अपनी भूमिकाओं में, अलग अलग पुस्तकों की भूमिकाओं में, अलग अलग विधाओं की पुस्तकों की भूमिका में इस बात को रेखांकित करता है तो उसके कुछ और अर्थ निकलते हैं और हमारा ध्यान उस ओर भी जाता है। इस किताब में भी वो 20वीं सदी की बात करते हैं और लिखते हैं कि 20वीं सदी तीव्र अंतर विरोधों की जटिल सदी रही है। दो भीषण महायुद्धों के साथ एक छोर पर हिटलर का विध्वंसात्मक हिंसा का अतिवाद तो दूसरे पर गांधी का अहिंसात्मक सत्याग्रह। इसी के साथ मार्क्स, फ्रायड, आइंस्टीन आदि के विचारों का इतना बड़ा प्रभाव रहा कि उसने लगभग सभी कलाओं और साहित्य पर स्थायी असर डाला। डॉक्टर मीनाक्षी जी लिख रही हैं, बहुत शानदार बात जी, शुक्रिया। गोविंद गौतम लिख रहे हैं, अर्पण जी आपको सुनना सुखद है क्योंकि आपने शानदार तैयारी की है। पता नहीं, छोटी सी कोशिश है। यहाँ तमाम हमारे वरिष्ठ जुड़े हुए हैं। आपके पास सार्थकता एवं निर्क्षीण विवेक से पगी बातें हैं। आपको बहुत प्रेम और सम्मान भिजवाया जा रहा है। जी शुक्रिया गोविंद जी, आपका स्नेह ही है। मित्रों, हम जानते हैं कि कुंवर जी अपने इसी वक्तव्य में आगे लिखते हैं और कहते हैं कि सिनेमा एक संपूर्ण कला है। और निश्चय ही यह बात कई लोग कहते हैं। और चूंकि कुंवर लखनऊ से ही, अपने बचपन के दिनों से ही सिनेमा प्रेमी रहे और दिल्ली से लेकर बाहर तक हर जगह बहुत फिल्में देखी, बहुत उन पर लिखा, तो वह उनके यहाँ और एक रचनाकार के रूप में भी वे पाते हैं कि सिनेमा एक इतना सशक्त माध्यम है, एक इतना बड़ा माध्यम है जहाँ तमाम विधाएं अपने प्रभावों में कई कई गुना अधिक होकर लौटती हैं।
कुछ अधिक सुंदर, कुछ अधिक रंजक रूप में। लता पराशर जी बहुत बढ़िया जी, शुक्रिया। मीनाक्षी स्वामी सही कह रहे हैं। गोविंद गौतम जी जी शुक्रिया मीनाक्षी जी। अब आप जानते हैं मित्रों कि कुंवर नारायण के 2 कहानी संग्रह भी प्रकाशित हैं, और जैसे कि पहले बातचीत हुई, वे अपने किताबों के प्रकाशन को लेकर बहुत सक्रिय नहीं रहे। उस तरह कहानियां खूब लिखी, अलग तरह से लिखी, और उस समय के उनके समकालीन कहानीकारों ने भी उनकी कहानियों पर बहुत तरह की प्रतिक्रियाएं दी, महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं दी। वह कुंवर जी पर संकलित अन्य रचना समग्रों में उपलब्ध है। हर एक पर यहाँ चर्चा करना संभव नहीं है। फिर भी उनके जो 2 महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं, आकारों के आसपास और बेचैन पत्तों का कोरस, इस पर हम संक्षेप में ही सही कुछ बात कर सकते हैं। कुंवर प्रथम, जैसा कि मैंने पहले भी यह बात रखी कि प्रथमतः और स्वभावतः एक कवि हैं, मगर कहानियां उनकी अलग किस्म की हैं, और उन कहानियों में उनका कवि रूप हमारे समक्ष अवश्य आता है। उसकी भाषा में भी एक काव्यात्मकता है, जो यह बात बार बार हमारा ध्यान आकर्षित करती है। और कई बार वो अपनी कहानियों में अपने समय की समस्याओं को बिल्कुल घनीभूत रूप में रखने की कोशिश करते हैं। आकारों के आसपास संग्रह में कई महत्वपूर्ण कहानियां हैं, जिनमें संदिग्ध चालें, 2 आदमियों की लड़ाई, आशंका, बड़ा आदमी, चाकू की धार, गुड़ियों का खेल, कमीज, अफसर, जनमति, आत्महत्या आदि के नाम लिए जा सकते हैं। अफसर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कुर्सी से चिपके हुए व्यक्ति की यांत्रिकता को उभारती हुई कहानी है। इसी तरह उनकी दूसरी कहानियों में भी जो हमारे समय की आयरनी है, वह एक अंतःसलीला के रूप में प्रवहमान है। संदिग्ध चालें कहानी में भी कुंवर स्त्री पुरुष संबंधों में आते तनावों, दर्कनों को बखूबी अभिव्यक्त कर पाते हैं। पांडे साहब लिख रहे हैं, अर्पण जी को बैंकर न होकर साहित्य का अध्यापक होना चाहिए था। जी शुक्रिया। हम जहां काम करें और जिस क्षेत्र में रहें, अपने साहित्य प्रेम को बचाकर रखें, यह आज की जरूरत है, और यही एक कोशिश है। शंपा जी भी सहमत हैं। जी शुक्रिया शंपा जी। आकारों के आसपास कहानी संग्रह पर केंद्रित अपने आलेख, मानवीय संबंधों की परिभाषाएं में नेमित चंद्र जैन उनकी कहानियों की विशेषताओं पर बात करते हुए लिखते हैं, कुंवर की कहानियों में यथार्थ और फैंटेसी के बीच लगातार आवाजाही है। दरअसल फैंटेसी और यथार्थ की मिलावट के अलग अलग रूप और अनुपात से ही इन कहानियों का अपना अलग अलग रंग पैदा होता है। यह यथार्थ और फैंटेसी का यह सम्मिश्रण, यह समन्वय, यह आवाजाही उनके नवीनतम कथा संग्रह बेचैन पत्तों का कोरस की कहानियों में भी हम देखते हैं। और इस तरह से हम पाते हैं मित्रों, मुझे लगता है कि काफी समय भी हो गया है, अब मुझे समाप्त करना चाहिए। और कुंवर नारायण के कुछ ये जो महत्वपूर्ण पक्ष थे, उन पर संक्षेप में ही सही यह चर्चा हो पाई। अनुवादक पक्ष पर भी कुछ संकेत हमने किए ही थे, और अंत में यही कहूँगा कि उनका एक संपादक का भी एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा, जिसमें वे नया प्रतीक, युग चेतना और छाया नट के संपादक मंडल में भी शामिल रहे। तो इस तरह से हम एक बानगी ही कुंवर जी जैसे एक विराट व्यक्तित्व की यहाँ रख पाए हैं, और कल से हमारे तमाम रचनाकार एक एक कर उनके अलग अलग खंडों पर, कोई उनके अनुवादक पक्ष पर,
कोई उनके कहानीकार पक्ष पर, कोई उनके कवि पक्ष पर, कोई उनकी डायरी तो खैर अभी प्रकाशित होनी है, कोई उनके सिनेमा लेखन पर लोग बात करेंगे, प्रामाणिक रूप से करेंगे। उनसे जुड़ी तमाम स्मृतियां हैं जो हमारे साथीगण और हमारे इस एकाग्र के आगे के वक्ता हमसे साझा करेंगे। आप सभी लोग जुड़े, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही समय ले लिया है, तो बस अब मैं सोचता हूँ कि विदा लूँ। और महेंद्र गगन जी की टिप्पणी आ रही है, कुंवर जी के रचनाकार पर सार्थक आलेख का वाचन। जी शुक्रिया महेंद्र साहब, आप सभी लोगों का स्नेह है। आप आगे के भी कार्यक्रम देखें। अभी मैं इस कार्य से निवृत्त होकर कल जो दो हमारे महत्वपूर्ण वक्ता हैं, सवाई सिंह शेखावत, वे उनके कवि पक्ष पर बात करेंगे और उनकी एक कविता का अंतरपाठ भी करेंगे। और रेखा सेठी जो हैं वो उन पर काफ़ी काम है उनका, और वे कहानियों और कविताओं में कुंवर जी की आवाजाही पर बात करेंगी। और आगे भी कई महत्वपूर्ण वक्ता हैं जो समय समय पर आप अवगत होंगे, सूचित होंगे। मीनाक्षी स्वामी जी लिख रही हैं, बहुत सार्थक और रोचक चर्चा। जी शुक्रिया मीनाक्षी जी। अमित क्रांतिवीर लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण पूर्व पीठिका निर्मित किया सर आपने, धन्यवाद, शुक्रिया अमित जी। और आप सभी लोग जुड़े रहे, इसका हार्दिक धन्यवाद। और मैं समझता हूं कि अधिकांश किताबों पर चर्चा हो गई है, तो अब उनके नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हमने विधावार उन पर बात की है तो उस क्रम में उनकी पुस्तकों के भी नाम आ ही गए हैं। लता प्रासर जी, बहुत अच्छी जानकारी, जी शुक्रिया। आप सभी लोग आगे भी जुड़े रहें, इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया।